हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 7 में आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम उसी वितरण नियम की ऊष्मगतिकीय व्युत्पत्ति को समझेंगे। Distribution law can be derived thermodynamically if any substance which is present in both the phases placed in contact with each other, then at equilibrium their chemical potential will be same in both the phases. यदि कोई पदार्थ दो परस्पर संपर्क में रखी हुई प्रावस्थाओं में उपस्थित रहता है, दो फेजेज हैं जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं, तो इक्विलिब्रियम पर यानी साम्यावस्था पर उसका जो केमिकल पोटेंशियल होता है, रासायनिक विभव होता है, वो दोनों ही फेजेज में, दोनों ही प्रावस्थाओं में समान होगा। मान लीजिए a solute X is present in two immiscible solvents A and B in contact with each other, and their chemical potential in solvent A is mu A and in solvent B is mu B. हम ये मान के चलेंगे कि X क्या है, एक सोल्यूट है। तो जो सोल्यूट X होता है वो परस्पर संपर्क में रखे हुए दो अमिश्रणीय विलायक, सॉल्वेंट कौन से हैं, ए और बी, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, लेकिन ये आपस में कैसे विलायक हैं, अमिश्रणीय विलायक। तो जो सोल्यूट एक्स है वो परस्पर संपर्क में रखे हुए दो अमिश्रणीय विलायक ए और बी में मौजूद है। मान लीजिए कि जो विलायक ए है, जो सॉल्वेंट ए है, उसका केमिकल पोटेंशियल, रासायनिक विभव का मान कितना होगा, म्यू ए, और जो दूसरा सॉल्वेंट बी है उसका रासायनिक विभव का मान होगा म्यू बी। जब दोनों ही प्रावस्थाएं साम्यावस्था में हो, when the two phases are in equilibrium, then their chemical potential will be equal to each other. उनके रासायनिक विभव भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो म्यू ए इक्वल टू हो जाएगा म्यू बी के बराबर। तो हमने समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर लिखा है कि जो सॉल्वेंट ए का केमिकल पोटेंशियल होगा, रासायनिक विभव होगा, वो सॉल्वेंट बी के रासायनिक विभव के बराबर होगा। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन ए होता है। तो यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज द स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज केमिकल पोटेंशियल व्हेन एक्टिविटी इज यूनिटी। जब सक्रियता एक होती है तो जो केमिकल पोटेंशियल होता है उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल, और इसको हम म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए रिप्रेजेंट द एक्टिविटी ऑफ रिलेटेड सब्सटेंस। तो जो भी रिलेटेड सब्सटेंस है उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर ए फेज, यानी प्रावस्था ए के लिए। तो प्रावस्था ए के लिए ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर सब तरफ ए लगा देंगे आप, तो प्रावस्था ए के लिए हो जाएगा म्यू ए इक्वल टू म्यू नॉट ए प्लस आर डी एल एन ए और ए। दिस इज द एक्टिविटी, और ये स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल, और दिस इज द केमिकल पोटेंशियल। तो हमने ये बात की फेज ए की। इसी प्रकार से अगर हम फेज बी या प्रावस्था बी के लिए अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू म्यू बी इक्वल टू, इस प्रकार से ये हम यहाँ पर बी लगा देंगे।
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, तो जो हमने समीकरण 1 लिखा था उसके अनुसार क्या था कि म्यू ए इक्वल टू म्यू बी था। यानी जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जब टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम होती है, तो जो केमिकल पोटेंशियल होते हैं वो भी एक दूसरे के, दोनों फेजेस के केमिकल पोटेंशियल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमने जो ए फेज के लिए केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू लिखी और बी फेज के लिए केमिकल पोटेंशियल की जो वैल्यू लिखी, ये देखिए ए के लिए है और दिस इज द फॉर बी। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 ए इक्वल टू हो जाएगा बी, और इसी से हमें इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त होगी, वो इस रूप में होगी। नाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम स्थिर ताप की बात करें तो स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल म्यू नॉट ए एंड म्यू नॉट बी आर ऑल्सो कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाता है, और चूंकि आर इज ऑल्सो ए कांस्टेंट बिकॉज इट इज़ ए गैस कांस्टेंट। चूंकि ये गैस स्थिरांक होता है, इसीलिए हम जब ये सभी वैल्यूज़ कांस्टेंट हो जाती हैं कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल केमिकल पोटेंशियल भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम कांस्टेंट टेम्परेचर की ही बात कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये सभी वैल्यूज़ जब कांस्टेंट हो जाती है, ऐसी स्थिति में ए यानी एक्टिविटी ऑफ फेज ए डिवाइड बाय एक्टिविटी ऑफ फेज बी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसको हम एक नए कांस्टेंट से लिखेंगे, जिसे हम लिखेंगे के डी। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो एक्टिविटी किसके इक्वल होती है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन की। तो ए इक्वल टू होगा यहाँ पर गामा इंटू सी, और यहाँ हम जो हमें फेज ए की एक्टिविटी और फेज बी की एक्टिविटी हमें लिखनी है, तो देखिए आप एक्टिविटी ऑफ फेज ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा ए सी ए, एंड एक्टिविटी ऑफ बी हमें मिलेगा गामा बी एंड सी बी। तो ये जो वैल्यू है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो 5 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 में एक्टिविटी ऑफ फेज ए, तो ये एक्टिविटी ऑफ फेज ए हम यहाँ से लिखेंगे, एंड एक्टिविटी ऑफ फेज बी है, तो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ फेज बी। तो के डी इक्वल टू हमें मिलेगा एक्टिविटी ऑफ फेज ए डिवाइड बाय एक्टिविटी ऑफ फेज बी इक्वल टू गामा ए सी ए डिवाइड बाय गामा बी और सी बी, मीन्स एक्टिविटी कोएफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब हम बात करेंगे किसी भी आइडियल गैस के लिए कि अगर हम आदर्श गैस की बात करते हैं, तो आदर्श गैस के लिए हमने देखा था कि गामा होता है वो 1 के बराबर, और ऐसी स्थिति में जो इक्वेशन नंबर 6 होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये बचेगा सी ए बाय सी बी। तो सी ए बाय सी बी इक्वल टू हो जाता है के डी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज गामा ए इक्वल टू गामा बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिस इज द नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इसे ही हम नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ फेज ए डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ फेज बी एक कांस्टेंट के इक्वल होगा, जिसे हम नर्स्ड का वितरण नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि किसी भी वितरण नियम का जो ऊष्मागति की व्युत्पत्ति या थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन हम किस प्रकार से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।